अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। मैं हूं उमैर और आप देख रहे हैं मेटा इंजीनियरिंग। मेरे इस चैनल पे मिलेंगी आपको मैकेनिकल इंजीनियरिंग से रिलेटेड इन्फॉर्मेटिव वीडियोस। सो अप टू डेट रहने के लिए मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर कर दें। और चलते हैं अब अपनी मैकेनिक्स की सेकंड वीडियो की तरफ, जो कि है बेसिक्स ऑफ मैकेनिक्स। जैसा कि फर्स्ट वीडियो में हमने इंट्रोडक्शन ऑफ मैकेनिक्स को डिस्कस कर लिया था, तो आज की अपनी सेकंड वीडियो में हम सम बेसिक्स ऑफ मैकेनिक्स को डिस्कस करने लगे हैं, ताकि नेक्स्ट आने वाली हमारी वीडियोस में जब हम फर्दर टॉपिक को स्टडी करेंगे तो उसमें कुछ इमेजिनेशन की अगर जब हम बात करें तो हमारे लिए डिफ़िकल्टीज ना आए, क्योंकि हम ऑलरेडी बेसिक्स को कवर कर चुके होंगे। तो मैकेनिक्स के अंदर कुछ तो डिफाइंड लॉज ऑलरेडी मौजूद हैं जिनको हम फंडामेंटल प्रिंसिपल कहते हैं, और कुछ चीज़ें हम अज्यूम करते हैं जिन्हें अजम्पशंस या आइडियलाइजेशन कहते हैं। तो जो चीज़ें पहले से मौजूद हैं फंडामेंटल प्रिंसिपल, इनको भी हम पहले डिस्कस करेंगे, जिसमें न्यूटन के फेमस लॉज ऑफ मोशन और लॉ ऑफ ग्रेविटेशन वगैरह आ जाते हैं। तो न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन को अच्छे से अंडरस्टैंड करने के लिए हमें पहले दो चीज़ों का जानना बहुत ज़रूरी है, जो कि फोर्स और मोमेंटम। तो पहले हम इनको समझ लेते हैं कि व्हाट इज़ फोर्स एंड मोमेंटम। और अब हम देख लेते हैं फोर्स की डेफिनेशंस को। एनी फिजिकल क्वांटिटी विच कैन चेंज द स्टेट ऑफ रेस्ट और मोशन ऑफ अ बॉडी। ये फोर्स की सेकंड डेफिनेशन को हम देख लेते हैं। द पुश और पुल ऑन एन ऑब्जेक्ट विद मास causes it to change its velocity। अब इसको इजी एग्जांपल के जरिए हम अंडरस्टैंड करते हैं। फर्ज कीजिए कि आपने एक रूम के अंदर एंटर होना है, तो उसके लिए आप क्या करेंगे। डोर के हैंडल के ऊपर हाथ रख के अपनी तरफ इसको खींचेंगे तो दरवाज़ा ओपन होगा और आप इस रूम में एंटर हो जाएंगे। लेकिन बेसिकली में हुआ क्या कि पहले डोर पॉइंट ए पे था, आपने फोर्स लगाई तो वो पॉइंट बी पे आ गया। मतलब उसमें डोर में कुछ मूवमेंट हुई और उसने अपनी पोजीशन को चेंज की। एक और एग्जांपल देखते हैं हम कि एक बैट्समैन बैटिंग कर रहा है, तो अपनी तरफ आती हुई बॉल को वो हिट लगा के ऑपोजिट डायरेक्शन में फेंक सकता है, यानी कि उसकी मूवमेंट चेंज कर दी। लेकिन हर दफ़ा ये नहीं होगा कि आप हमेशा फोर्स लगाएं और मूवमेंट ही हो। लाइक मैं इस दीवार के ऊपर अगर फोर्स लगा रहा हूँ लेकिन इसमें कोई मूवमेंट नहीं हो रही। तो बेसिकली फोर्स किसी बॉडी में मूवमेंट लाती है या लाने की कोशिश करती है, और किसी मूव करती हुई बॉडी को रोकती है या रोकने की कोशिश करती है। दैट इज कॉल्ड फोर्स। और अब हम देखते हैं कि व्हाट इज मोमेंटम। मोमेंटम इज द प्रोडक्ट ऑफ मास एंड वेलोसिटी। मोमेंटम को हम पी से रिप्रेजेंट करते हैं और हम इसको इस तरह से लिख सकते हैं, P इज इक्वल टू mv। फॉर एग्जाम्पल आप देखते हैं कि एक रोड के ऊपर स्लो स्पीड में लोडेड ट्रक जा रहा है और सामने से अगर कोई एक कार आ रही है और वो दोनों आपस में क्लैप्स कर जाते हैं। इन द रिजल्ट आप देखते हैं कि उस कार का काफ़ी ज़्यादा नुकसान हो गया। इस सारी सिचुएशन को एक्सप्लेन करने के लिए जो टर्म यूज़ होती है उसको मोमेंटम कहते हैं। किसी बॉडी में उसके मास और वेलोसिटी की वजह से पैदा होने वाली मोशन की क्वांटिटी को हम मोमेंटम कहते हैं। मोमेंटम एक वेक्टर क्वांटिटी होती है और उसकी डायरेक्शन हमेशा वही होती है जिस डायरेक्शन में वो बॉडी मूव कर रही होती है। फॉर एग्जाम्पल ये कार रोड के ऊपर मूव कर रही है इस डायरेक्शन में, तो इसका मोमेंटम भी इसी डायरेक्शन में होगा। हमने अंडरस्टैंड कर लिया कि व्हाट इज़ फोर्स एंड मोमेंटम। तो अब हम बात करते हैं फंडामेंटल प्रिंसिपल्स की। तो फंडामेंटल प्रिंसिपल में हम न्यूटन के फेमस लॉज ऑफ मोशन और लॉ ऑफ ग्रेविटेशन को डिस्कस करेंगे। तो पहले हम बात करते हैं लॉज ऑफ मोशन के ऊपर। जैसा कि आप सब जानते हैं कि न्यूटन के 3 लॉज ऑफ मोशन हैं जो कि बड़े फेमस लॉज हैं। तो हम इनको वन बाय वन डिस्कस करते हैं और बात कर लेते हैं फर्स्ट लॉज ऑफ मोशन की। तो फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन स्टेट्स दैट अ पार्टिकल रिमेन्स एट रेस्ट और कंटिन्यूज टू मूव विद यूनिफॉर्म वेलोसिटी अनलेस एक्टेड अपॉन बाय एन एक्सटर्नल अनबैलेंस्ड फोर्स। अगर किसी टेबल के ऊपर एक बुक पड़ी है तो वो तब तक पड़ी रहेगी जब तक कोई आके उसको उठा नहीं लेता या कोई पुश करके उसको टेबल से गिरा नहीं देता। When you have a body in rest position, you having applying an unbalanced force to cause it into motion। मेरे पास एक डस्टर है, इसके ऊपर अगर मैं एक बैलेंस फोर्स लगा रहा हूँ दोनों साइड से इक्वल, तो ये कभी भी मूव नहीं करेगा। इसको मूव करवाने के लिए मुझे इसको अनबैलेंस फोर्स लगानी पड़ेगी। मतलब मैं इसको एक साइड से फोर्स लगाऊंगा, ये तब ही मूव करेगा। कभी भी आप बैलेंस फोर्स लगाएंगे तो ये मूव नहीं करेगा। ये तो था फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन, और लॉ ऑफ मोशन को ही लॉ ऑफ इनर्शिया भी कहते हैं। तो अब हम चलते हैं सेकंड लॉ ऑफ मोशन के ऊपर। सेकंड लॉ ऑफ मोशन स्टेट्स दैट
The rate of change of momentum is directly proportional to applied force and take place in the direction of force. फॉर एग्जाम्पल, आपके सामने से एक फुटबॉल रोल होते गुजर रहा है, उसका कुछ मोमेंटम है क्योंकि फुटबॉल का मैस है और वो किसी वेलोसिटी से मूव कर रहा है, सो इट्स कैरिंग सम मोमेंटम। अब आप चाहते हैं कि इस फुटबॉल का मोमेंटम चेंज हो, तो इसके लिए आप फुटबॉल को किक मारेंगे। अब अगर आप चाहते हैं कि इसका मोमेंटम और ज़्यादा चेंज हो और ज़्यादा जल्दी चेंज हो, तो उसके लिए आप और ज़्यादा ज़ोर से इसको किक लगाएंगे। फुटबॉल हमसे कितनी दूर जाएगा और कितनी स्पीड से जाएगा, ये सब डिपेंड करता है कि आप इसके ऊपर कितनी फोर्स से किक मार रहे हैं। तो इसीलिए सिंपली हम इसको कहते हैं कि मोमेंटम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द अप्लाइड फोर्स, कि जितनी ज़्यादा उसके ऊपर आप कोई फोर्स अप्लाई करेंगे उतना ज़्यादा ही मोमेंटम बढ़ेगा इसका। ये था सेकंड लॉ ऑफ मोशन। और अब हम चलते हैं अपने लास्ट लॉ यानी कि थर्ड लॉ ऑफ मोशन के ऊपर, जो कि सबसे इजी भी माना जाता है। थर्ड लॉ ऑफ मोशन स्टेट्स दैट फॉर एवरी एक्शन देयर इज एन इक्वल, ऑपोजिट एंड इंस्टेंटेनियस रिएक्शन। हर एक एक्शन के लिए एक रिएक्शन होता है। फोर्स कभी भी सिंगल नहीं होती, फोर्स हमेशा पेयर्स में मौजूद होती है। कौन सी फोर्स? एक एक्शन, सेकंड इज रिएक्शन फोर्स। फॉर एग्जाम्पल, हम देखते हैं कि हमारे पास एक एयर फिल्ड बलून है, हम इसकी गिरा खोल देते हैं। गिरा खोलने के बाद हम देखते हैं कि एयर जो इसके अंदर थी वो प्रेशर के साथ नीचे की तरफ रिलीज हुई है और इसके रिजल्ट में बलून ऊपर की तरफ मूव कर गया। थर्ड लॉ ऑफ मोशन में एक पॉइंट नोट करने वाला है कि एक्शन और रिएक्शन कभी भी एक बॉडी के ऊपर नहीं होते। अगर कोई एक बॉडी एक्शन करेगी तो रिएक्शन दूसरी बॉडी के ऊपर आएगा। दैट इज थर्ड लॉ ऑफ मोशन। अब हमने तीनों लॉज ऑफ मोशन को तो डिस्कस कर लिया है, अब हम देख लेते हैं कि ये तीनों एक दूसरे से किस तरह डिफरेंट है। अब हम इन तीनों लॉज का बेसिक डिफरेंस को देख लेते हैं। फर्स्ट लॉ जो कि लॉ ऑफ इनर्शिया भी कहलाता है। सेकंड लॉ जिसमें हम देखते हैं कि फोर्स प्रोडक्ट है मैस एंड वेलोसिटी का। और थर्ड लॉ जो कि एक्शन रिएक्शन से रिलेटेड है। फर्स्ट लॉ में हम फोर्स की क्वालिटेटिव डेफिनेशन को देखते हैं, यानी कि फोर्स जो किसी बॉडी पे लग रही है वो कौन सी बॉडी है, यानी कोई स्टैटिक बॉडी है या यूनिफॉर्म वेलोसिटी से वो मूव कर रही है। सेकंड लॉ में हम देखते हैं फोर्स की क्वांटिटेटिव डेफिनेशन को, यानी कि फोर्स की मेजरेबल क्वांटिटीज को, जो कि हमारे पास मैस, वेलोसिटी, एक्सेलरेशन आ जाती हैं। और इसी तरह थर्ड लॉ में हम देख लेते हैं एक्शन और उसके रिएक्शन को, जो कि इक्वल और अपोजिट डायरेक्शन में होते हैं। किसी बॉडी के ऊपर अगर कोई एक्शन होगा तो उसका रिएक्शन अपोजिट और इक्वल होगा। तो ये तो थे हमारे बेसिक डिफरेंस बिटवीन इन थ्री लॉज। तो अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट पॉइंट की तरफ, जो कि है लॉ ऑफ ग्रेविटेशन। और अब हम डिस्कस करते हैं लॉ ऑफ ग्रेविटेशन ऑफ फोर्स को। लॉ ऑफ ग्रेविटेशन स्टेट्स दैट every particle attracts every other particle in the universe with force directly proportional to the product of masses and inversely proportional to the square of distance between them. Let's suppose हमारे पास कोई दो बॉडी हैं जिनके मैसेज m1 और m2 हैं, और ये दोनों एक दूसरे से डिस्टेंस r के ऊपर हैं, और ये दोनों एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे। ये कितनी फोर्स से अट्रैक्ट करेंगे? उतनी फोर्स से अट्रैक्ट करेंगे जो कि इनके मैसेज के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल और इनके डिस्टेंस स्क्वायर के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगी। तो इसका फार्मूला हम कुछ इस तरह से लिख सकते हैं, F इज इक्वल टू जी ग्रेविटी m1 m2 ओवर r स्क्वायर। तो ये तो था हमारा लॉ ऑफ ग्रेविटेशन ऑफ फोर्स। तो अब हम चलते हैं अपनी अजम्पशन या आइडियलाइजेशन की तरफ। जब हम कोई सब्जेक्ट पढ़ते हैं तो एक बाउंड्री के अंदर रह के पढ़ते हैं, उसकी कुछ लिमिट्स होती हैं। मैकेनिक्स भी एक ऐसा ही सब्जेक्ट है, जब हम इसकी स्टडी करते हैं तो हम कुछ अजम्पशंस बना लेते हैं और इसी के अंदर रह के इसको हमने पढ़ना होता है, ताकि जब हम कुछ कैलकुलेशन कर सकें तो हमारे लिए ये अजम्पशन आसानी पैदा करे उसको सॉल्व करने में। तो अब हम वन बाय वन करके इन अजम्पशंस को डिस्कस कर लेते हैं। हमारे पास ये अजम्पशंस आ जाती हैं, पार्टिकल, रिजिड बॉडी एंड पॉइंट लोड। पार्टिकल इट इज एन ऑब्जेक्ट that has mass with no specific dimension। इसको एग्जाम्पल के साथ हम इस तरह से समझ लेते हैं कि जिस तरह हमारी अर्थ सन के इर्द गिर्द अपने ऑर्बिट में रोटेट कर रही है, तो इस ऑर्बिट की लेंथ की कंपेयर अगर करें तो इस अर्थ का साइज बहुत छोटा सा है, तो हम इस अपनी अर्थ को एक पार्टिकल कंसिडर कर लेंगे। सेकंड पे हमारे पास आ जाता है रिजिड बॉडी, a body which will not change their shape no matter how much force you apply।
ये हमारे पास एक बॉडी है जिसके पार्टिकल के दरमियानी डिस्टेंस d है। इसके ऊपर हम कोई फोर्सेस अप्लाई कर रहे हैं जैसे F1, F2, F3 और F4। ये फोर्स अप्लाई करने के बाद भी इन पार्टिकल के दरमियानी डिस्टेंस सेम रहता है, उसमें कोई चेंजिंग नहीं आती, तो हम कहेंगे दैट इज कॉल्ड रिजिड बॉडी। लास्ट पे हमारे पास आ जाता है पॉइंट लोड। इफ लोड इज transfer between objects and area of contact between this object is very small and can be neglected, then this force is considered as a point load or a point force। हमारे पास ये एक पैसेंजर बस है जिसके अंदर पैसेंजर भी बैठे हैं और इसका अपना एक लोड है, लेकिन इसका एरिया ऑफ कांटेक्ट जमीन के साथ सिर्फ ये 2 पॉइंट के ऊपर है, तो इन 2 पॉइंट को हम मान लेंगे कि ये पॉइंट ऑफ लोड है। तो ये तो था हमारा आज का सेकंड लेक्चर जिसमें हमने बेसिक्स ऑफ मैकेनिक्स को डिस्कस किया। तो मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक्स के साथ, तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।